Good morning students. In class 11th today our next topic is friction. Friction क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर हमने कोई भी वुडन ब्लॉक है इसको रखा। तो जब हम क्या करेंगे, इसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं या इसको मूव करवाते हैं, तो हमारे पास जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन को कह सकते हैं फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, जो हमेशा अपोज करता है मोशन का, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और ट्राई टू मूव, चाहे वो मूव करती है या मूव करने की ट्राई करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, किसी भी दूसरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक वुडन ब्लॉक को रखा, हमने ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो किया है यहाँ पर। अगर वो बॉडी आगे की ओर मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे वहाँ पर वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो बॉडी का वेट है वो नीचे की ओर लगता है और उसको जो बैलेंस करेगी दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसको नॉर्मल रिएक्शन, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभी केवल ध्यान रखना है, अगर बॉडी आगे की ओर मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, उसकी मोशन का अपोज करता है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अब जो फ्रिक्शन है इसके अलग अलग व्यूज आए हमारे पास। ठीक है, हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन की, कि जो हमारा ओल्ड व्यू था, सबसे पहले मान के चलते थे कि जो फ्रिक्शन है इट अराइज ड्यू टू द रफनेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा खुरदरा होगा, रफ होगा, उतना ही वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अभी मॉडर्न व्यू है, उसके अनुसार हम मान के चलते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट अराइज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेज developed due to the atoms and molecules of the surfaces in contact, कि हमारे पास जो मॉडर्न व्यू में मान के चलेंगे कि जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स काम करते हैं, जिनके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रिक्शन की। अगर हम फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करें, फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक लिक्विड वो फ्लो करता है, तो उसकी जो दो डिफरेंट लेयर्स है उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स काम करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन, या उसका दूसरा नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, हम विस्कोसिटी को 7th यूनिट है जो हमारी, उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई लिक्विड्स या फ्लूइड के अंदर जब एक लेयर्स दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है तो वहाँ पे उन लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ये हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सरफेसेज के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन को फिर हम आगे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जिसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, या उसका दूसरा नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मान लेते हैं कि कोई भी एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने किसी बॉडी को पुट किया, तो वहाँ पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उनके बीच में एक तनाव पैदा होगा, एक टेंशन प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। व्हेन वन बॉडी इज एट द रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन देयर एक्ट्स ए अपोजिंग फोर्स विच इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रेस्ट में है और जब वो मूव करने की कोशिश करती है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो वहाँ पर हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोलेंगे, जैसे जैसे हम फोर्स ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो
फ्रिक्शन है वो भी एडजस्ट होता जाएगा, उसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस कारण से लगता है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमारे पास जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ होगा, ठीक है। तो जब दूसरी बॉडी उसके ऊपर मूव करती है तो वहां पर जो हमारे पास ये रफनेस है उनके कारण वो इंटरलॉकिंग पैदा होगी, ठीक है। और जब तक वो इंटरलॉकिंग को ओवरकम नहीं कर लेते तब तक बॉडी मूव करना शुरू नहीं करती। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद है जैसे जैसे हम फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें तो जस्ट मूव करने को हो जाए बॉडी, तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर हम फोर्स की वैल्यू को और ज़्यादा थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारी बॉडी है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो हम जो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब वहाँ पर मोशन में होगी बॉडी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। तो वहाँ पर हम काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का अर्थ है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, अगर मैं इस बॉडी को ऐसे स्लाइड करवाता हूँ, जब व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करती है तो हम उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। जैसे मान लिया मैंने ये कोई भी बॉडी है, अगर ये ऐसे रोल करे, ठीक है, अभी सरफेस के ऊपर ये ऐसे रोल करती हुई मूव करे तो वहाँ पर क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कोई भी गाड़ी का पहिया है, जब वो सड़क के ऊपर मूव करता है तो वो रोल करता हुआ चलता है, ठीक है, तो दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी rolls over the surface of another body then it is called rolling friction. Okay, I hope you have understand all the types of friction and you should learn this type of friction from the NCERT books. ठीक है, तो इनको आप एक बार स्टडी भी करके देखना। और इनका जो ग्राफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसमें देखें कि उस ग्राफ से हमें कई चीज़ें पता चलेगी। तो यहाँ पर मैंने एक y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक्स एक्सिस में मैंने शो किया है अप्लाइड फोर्स को, कि जैसे जैसे हम फोर्स को अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू को शो किया है, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू को हमने शो किया है वाई एक्सिस के लो। तो वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, और एक्स एक्सिस किसको शो कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन को शो किया है, ठीक है, ओ से ए तक। तो हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, और वहाँ पर फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन से शो किया है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कौन सा है, तो आपने नाम देना है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपसे पूछे विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, तो किसकी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, और काइनेटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, आपने एक बार इसको बुक से ज़रूर स्टडी करना है, ठीक है। थैंक यू।